मिशन 100 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में 2.4 एक्सरसाइज थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया था। आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं 2.4 एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और इस क्वेश्चन में हमें ना केवल शांत और अशांत की जांच करनी है, साथ में इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। अपना क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए। तो हमें दशमलव प्रसार बताना है और ये भी बताना है कि क्या वो शांत है या अशांत है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है दूसरे का, पहला करवा रहा हूं मैं सीधा ही 13/125। 13/125 को हमें दशमलव प्रसार बताना है और ये भी बताना है कि क्या ये शांत है। वैसे लगभग संभावना ये है कि ये शांत होगा। हम चेक कर लेते हैं। 13/125 का अभाज्य गुणनखंड आप सभी जानते हो कितने होती है, 5 की घात 3। पहले 5 का भाग देंगे 25, फिर 5 का 5, 5 का 5 यानी 1, तो 5 की घात 3। कल मैंने आपको बताया था जब भी बट्टे में यानी हर में कोई सिंगल संख्या हो, 5 की घात हो या 2 की घात हो, तो हमें जिसकी कमी है, जैसे यहाँ पे 5 की घात 3 है तो 2 की घात गुणा में नहीं है, तो हम इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी गुणा करेंगे 2 की घात 3 का ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। कल मैंने आपको बताया था कि क्यों बराबर लेंगे। आज देखो ये 5 की घात 3 है, यदि हम 2 की घात 3 लेंगे तभी यहाँ पर जो घातें हैं वो 10 की घात 3 बनेगी। ठीक है, अब आप इस स्टेप को यदि चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा करने पर हमने क्या किया है, 2 की घात 3 का अंश और हर में गुणा किया है। तो आप समझ गए होंगे कि जितनी 5 की घात है उतनी ही 2 की घात हमें लेनी है। तो 2 की घात 3 ले ली हमने, तो ऊपर हमें प्राप्त हो गया 13 गुणा 8, क्योंकि 2 की घात 3 होती है 8। और बट्टे में नियम लग जाता है कि जब घातें एक समान हो और हर अलग अलग हो, तो जब घातें समान हो और आधार अलग अलग हो, तो जो आधार होते हैं वो आपस में गुणा में हो जाएंगे, यानी 2 गुणा 5 और घातें सेम ही रहेगी, यानी 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 का मान ही आएगा 2 गुणा 5 की घात 3। 13 इंटू 8, आपको पता है 13 इंटू 8 कितने होते हैं, 104 होते हैं। और यहाँ बन गया 10 की घात 3, 2 और 5 का गुणा हो गया। और अब आप जानते हो कि 10 की घात 3 कितनी होती है, 1 के पीछे 3 जीरो, भाग लगाएंगे कितने शून्य है 3, तो पीछे से 3 अंक गिनेंगे 1 2 3 और पॉइंट बिठा देंगे 0.104। तो हम लिखेंगे ये संख्या का दशमलव प्रसार प्राप्त कर दिया हमने। और ये भी बताएंगे संख्या शांत है। कारण क्या है, हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, ये इसका कारण है कि संख्या शांत क्यों है, क्योंकि जो इसका हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। तो इस तरीके से हमने दोनों बातें पता कर ली कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा और संख्या का जो मान है वह शांत है या नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना समय गवाए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमें इस एक्सरसाइज को कोशिश करनी है कि हम कंप्लीट कर सकें। तो आप समझ गए होंगे लगभग सारे ऐसे क्वेश्चन है। मैं इसका सेकंड करवा देता हूं, थर्ड आप अपने आप कर लेना, क्योंकि सेकंड थोड़ी सी संख्या है, वो बड़ी संख्या है 14,588 और बट्टे में दिया हुआ है 625। इसको हल करा देता हूं। तो जब हम 625 को हल करते हैं तो आपको पता है क्या लिखते हैं, 25 की घात 2 लिखते हैं। 25 गुणा 25 625 होता है। 25 कितना होता है, 5 की घात 2 होता है, तो कहने का मतलब है 625 हो गया 5 की घात 4। आप अभाज्य गुणनखंड भी साइड में कर सकते हैं। 5 का भाग लगाएंगे 125, 125 का भी हमने देखा ही था, 5 की घात 3 प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से 625 क्या होता है, 5 की घात 4 होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी 5 की घातें हैं उतनी ही 2 की घात से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 की घात 4 का अंश व हर में गुणा कर देंगे। दो की घात 4 का हम क्या करेंगे, अंश व हर में गुणा कर देंगे। 14,588 बट्टे 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 अंश और हर में दोनों तरफ गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है 14,588 गुणा 16, 2 की घात 4 कितनी होती है, 16 होती है। और बट्टे में कितना हो गया, 5 गुणा 2, आधार आपस में गुणा होकर 10, 10 की घात 4। अब आपको 14,588 को 16 से गुणा करना है और जो भी आएगा उसमें 10,000 का यानी 10 की घात 4 का भाग लेना है। तो कीजिए स्टूडेंट्स गुणा। पहले हम 16 को 8 से गुणा कर लेते हैं।
16 इंटू 8 144 होते हैं, कैरी आ जाएगा 14। फिर 16 इंटू 8 वापस 144, 144 में जो हमने 14 बचा था वो जोड़ देंगे 158, यानी 15 कैरी आ जाएगा इस बार। 16 इंटू 5 80 होते हैं, 5 इस बार 15 कैरी था 95, इस बार 9 कैरी आ जाएगा। 16 इंटू 4 64, 9 कैरी है 73, 3 कैरी आ गया हमारा 7, 16 और 7 23, 23 35 84 बटे 10,000। 4 संख्याएं गिन लेंगे 1 2 3 4 और हमारा आंसर आ जाएगा 23.3584 और साथ में वो आंसर है ही संख्या का हर। ये बात आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, संख्या शांत है। वैसे ये जो लाइन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ लिखोगे तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगी। ये लाइन हम यहाँ लिखते हैं तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप एक बार फिर से गुणा चेक कर लीजिएगा। 23,035 84, 16 को 8 से गुणा करेंगे 144, कैरी रह जाएगा 14। 16 को 8 से गुणा करेंगे हम 144, 14 जो कैरी आया तो 158, 14 कैरी हो गया, इसलिए इस बार 15, 16 इंटू 5 80, 15 कैरी 95, 9 और 16 इंटू 4 64, 64 और 9 73, 7 कैरी, 16 और 7 23। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन है 49/500, 49/500। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो 9th क्लास में सीख चुके हैं, ये 9th के सिलेबस का रिवाइज है, तो पेपर में आने की इसकी संभावना है वो 0 के बराबर है। फिर भी हम क्वेश्चन को सीख लेते हैं मौखिक रूप से। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि नीचे दर्शाए दशमलव प्रसाद के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। यानी पहले तो ये बताना है कि संख्या परिमेय है या नहीं है, यदि परिमेय है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में बताना है। तो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं तीसरे का पहला 0.120, फिर 1200, फिर 12 3 बार 0, फिर 12 4 बार 0, ऐसी संख्या दी गई है और आगे लिखा हुआ है 2. ये कह रहा है क्या हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक शांत एक अशांत। अशांत परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था अन्वयसानी आवर्ती होती है, यानी भाग देने पर दशमलव के कुछ अंकों के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होने लग जाती है। जैसे 1/3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार, या फिर 0.333 ऐसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि ऐसी संख्याएं जिनमें संख्याओं की पुनरावृत्ति न हो दशमलव के बाद में, वे संख्याएं क्या कहलाती है अन्वयसानी अनावर्ती, और उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3 हुआ, √2 हुआ, वो सारी क्या कहलाती है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ये संख्या जिसमें इसमें अंकों की पुनरावृत्ति है वो क्या है समाननीय है। यहाँ पे 1 2 संख्याएं जो अंक है गणितीय अंक जैसे 1 2 ये तो सेम है, लेकिन 0 है वो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0 3 0, यानी इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ये है अन्वयसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। अर्थात अपरिमेय संख्या है। हम इसे P/Q रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उतारिए, क्योंकि ये एक अन्वयसानी अनावर्ती प्रकार की है और अन्वयसानी अनावर्ती प्रकार की है, इसलिए हम इसे P/Q रूप में नहीं लिख सकते। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है तीसरे का दूसरा कर रहा हूं मैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पॉइंट दशमलव के बाद में 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं लिखी भी है, और हमें ये कह रहा है कि क्या ये परिमेय संख्या है, क्या हम इसे P/Q रूप में लिख सकते हैं।
आपने देखा होगा कि यदि हम दशमलव को हटाते हैं तो क्या प्रोसेस होती है। यदि हम किसी संख्या में दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं होती है उतने एक के पीछे शून्य लग के संख्या बट्टे में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स यदि हम इसका दशमलव हटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। मैंने आपको क्या नियम बताया कि यदि हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं हैं उतने एक के पीछे शून्य बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हो गए। कहने का मतलब है एक के पीछे 9 शून्य लग जाएंगे और एक के पीछे 9 शून्य को बोलते हैं हम 10 की घात 9। एक के पीछे 9 शून्य 10 की घात 9। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 9 के रूप में। अब जैसे ही हम 10 की घात 9 के रूप में लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि जब आप इसको क्या बदलोगे, परिमेय संख्या में बदलोगे तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा। तो इसका हर का दशमलव इसका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड कैसा हो जाएगा। तो हर कौन है 10 की घात 9 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की घात 9 के रूप का होगा। ये आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी 10 की घात 9 तो 10 का हर का अभाज्य गुणनखंड पूछा था तो 10 का हम पहले सीख के अभाज्य गुणनखंड कैसा होता है 2 गुणा 5 होता है। घात तो 9 थी तो 2 गुणा 5 की घात 9 के रूप का इसका अभाज्य गुणनखंड होगा और इसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या में। ये तो हमने लिख ही दिया, ये अपना आंसर हो गया। स्टूडेंट्स तीसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको खुद ही करना है। तीसरे का तीसरा है वो 9th का रिपीट क्वेश्चन है, वो आपको खुद कोशिश करनी है कि उसको हल कीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 में, जो कि मैंने आपको बीच में छुड़वाई थी कि थोड़ी सी अलग से हटके एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा के रूप में नहीं लिख सकते वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। यानी जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं हैं जिनका पूर्ण अंडर रूट नहीं होता वो सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। हमें इस पार्ट में यानी 2.3 एक्सरसाइज में अंडर रूट की संख्या को सिद्ध करना होगा कि वो अंडर रूट की संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जानकारी के लिए कि वे संख्याएं जिनका पूरा अंडर रूट नहीं निकलता है वे सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो हमें केवल 2 3 5 6 और 7 इनको विशेष ध्यान रखना। आज का भी कोई क्वेश्चन लगभग है नहीं, वैसे 6 का भी नहीं है, आ जाए तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना है। जिनका पूरा अंडर रूट नहीं है, मैंने यहाँ पे बीच में एक अंडर रूट 4 छोड़ दी, एक अंडर रूट 9 छोड़ दी, इनका आपको पता है पूरा अंडर रूट होता है। तो जिनका पूरा अंडर रूट नहीं होता वो मैंने सारी संख्याएं ले ली है। ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, पर संख्या की इन्हीं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। अब आप ये जानते हो, आपने 9th क्लास में सीखा है कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो परिणाम सदैव कैसा आता है, एक अपरिमेय संख्या आता है। यदि हम किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग लगाते हैं, किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का घटाव करते हैं तो भी परिणाम परिमेय आता है। अपरिमेय और परिमेय का जोड़ सदैव अपरिमेय होता है, लेकिन इसको हमें थ्योरेटिकल रूप से सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे अपरिमेय है। तो इसके लिए हमारे पास में एक ऐसी विधि है जो आपने आज तक पढ़ी नहीं है, थोड़ी सी आपको अजीब सी लगेगी 1-2 सवालों में, लेकिन बाद में तो क्वेश्चन वो ही सेम के सेम यानी प्रारूप है वो क्वेश्चन का, फॉर्मेट वही रहेगा आंसर का, बस धीरे धीरे संख्याओं के मान है वो बदल जाएंगे। तो छोटी सी प्रोसेस है, यदि आप इसको सीख लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक विपरीत परिकल्पना करेंगे, यानी गलत परिकल्पना लेंगे कि हमें किसी संख्या को परिमेय संख्या सिद्ध करना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया √2 + 6, तो आप जानते हो कि यहाँ पे √2 तो अपरिमेय और 6 परिमेय है और इन दोनों का जोड़ सदैव ही अपरिमेय आना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को हम ये जानते हुए भी कि अपरिमेय है, ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके विपरीत परिकल्पना करेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ये जानते हुए भी कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इसके हमें विपरीत परिकल्पना करनी है। जैसे कोई कहते हैं कि डॉक्टर साहब को दिखाने जाते हैं तो कहते हैं तू तो डॉक्टर है ही नहीं, बता तो सिद्ध कर कि तू डॉक्टर है। तो उसको डॉक्टर सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कहेगा है परिकल्पना
मानेगा कि मान लो कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं कैसे बना, ये पूरी प्रोसेस फिर वो वापस रिपीट करके सिद्ध करके बताएगा कि ये लो अब हमने सिद्ध कर दिया। तो इसकी विपरीत परिकल्पना कर रहे हैं हम। तो चलिए स्टूडेंट्स सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि सरल से कठिन की ओर चलते हैं, तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वह है दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ये करवा रहा हूं 3√2, ये हमें एक संख्या दे रखी है, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। आप देख रहे होंगे √2 अपरिमेय है, इसके साथ में 3 एक परिमेय संख्या बैठी है। किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर परिणाम क्या आता है, अपरिमेय आता है। तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है और इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसकी कोई और प्रोसेस है ही नहीं। अपने सिलेबस के अनुसार इसकी विपरीत परिकल्पना है। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। इसके विपरीत माना कि, इसके विपरीत माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या कर ली, एक विपरीत परिकल्पना कर ली। हमें दी भी थी कि 3√2 परिमेय संख्या है, हमें यह सिद्ध करनी है 3√2 को अपरिमेय संख्या। हमने इसके विपरीत परिकल्पना कर ली कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। यदि 3√2 एक परिमेय संख्या होगी तो आप जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, p/q रूप में लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 3√2 बराबर p/q, क्योंकि हमने सीखा है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q रूप में लिख सकते हैं। यहां पे हमें करना क्या है कि अंडरूट की जो भी संख्या है, जो भी अपरिमेय संख्या है अंडरूट वाली, उसको तो हमें रखना है LHS में और बाकी संख्या को हमें ले जाना है RHS में। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, इस √2 को तो रखेंगे यहीं पर और 3 का कर देंगे ट्रांसफर। आप जानते हैं कि 3, क्योंकि इधर √2 के गुणा में है तो 3 इधर आएगा तो क्या जाएगा भाग में, और भाग में आने का मतलब है यह q के साथ गुणा में बैठ जाएगा, यानी p/3q बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि p/3q क्या है, केवल इस पे विचार करेंगे। यदि मैं इसको समीकरण 1 बना दूं तो हम कहेंगे कि p/3q, यहां q व 3 क्या है, पूर्णांक है, अतः p/3q एक परिमेय संख्या है। p/3q क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमने अंश बटा हर के रूप में लिख रखा है। अब ये यदि एक परिमेय संख्या है, p/3q यदि एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो बराबर में बैठी होगी वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। यानी p/3q यदि परिमेय संख्या है तो समीकरण 1 से हम कहेंगे कि √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अर्थात समीकरण 1 से √2 भी परिमेय संख्या होगी। अब हमने क्या सिद्ध कर दिया कि √2 को परिमेय संख्या कर दिया। 3√2 में से हम इस √2 के बारे में जानते थे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इस 3√2 के बारे में नहीं जानते थे कि ये कैसी थी, इसलिए हमने एक विपरीत परिकल्पना कर ली। तो √2 को हमने क्या कर दिया, परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। तो अब हम बताएंगे इससे इस कथन का विरोधाभास होता है। कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमने समीकरण 1 से जो बात सिद्ध की है कि √2 एक परिमेय संख्या है, उससे इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये विरोधाभास आने का कारण क्या है, हमने जो शुरू में परिकल्पना की थी ना, वो है ऐसा विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है।
अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमने शुरू में यानी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना की थी वही गलत है। अतः निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। यानी हमने जो शुरू में विपरीत परिकल्पना की थी वह गलत साबित होती है और सही साबित होता है कि 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स इनको इस हिसाब से हल किया जाता है कि आप इसको समझ सको। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें सिद्ध करना था कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमने इसके विपरीत परिकल्पना कर ली। हमने मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। यदि आप ये भी नहीं लिखो कि ये एक इसके विपरीत नहीं बोल के हम ऐसे कहते हैं कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। यदि 3√2 परिमेय संख्या होगी तो इसको क्या लिख सकते हैं, p/q रूप में। तो 3 का ट्रांसफर किया तो p/3q। अब ये p/3q ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि p, q और 3 पूर्णांक है, तो p/3q परिमेय संख्या हो गई। तो इसके बराबर में जो बैठा है समीकरण 1 के अनुसार √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि √2 वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हम कहेंगे कि समीकरण 1 से जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ √2 परिमेय संख्या है वह इस बात को गलत साबित कर रहा है कि √2 एक अपरिमेय है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा है कि इससे इस कथन का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने जो माना था यानी कल्पना की थी वह क्या थी, एक त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। यदि यह त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है तो सही परिकल्पना यानी सही बात क्या होगी, वो यह सही बात होगी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही सरल से क्वेश्चन है, बस केवल आपको थोड़ा सा इनको शब्दों के हेर फेर में जो ये लिखना है ये आपको सीखना है। यदि आप इसको लिखना सीख गए तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन है वो ज्यादा हार्ड रहने वाला नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि इसी का एक क्वेश्चन है 6 + √2, दूसरे का दूसरा 6 + √2। माना कि 6 + √2 परिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है, इसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो यदि हम 6 + √2 को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, तो इसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं। हमारा काम वही रहेगा, हम क्या करेंगे, अंडरूट वाली संख्या को सिंगल बनाएंगे। तो 6 इधर इस बार प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। यदि हम एलसीएम की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो इसके बट्टे में 1 लगा देते हैं, तो दोनों तरफ एलसीएम आ जाएगा q और 6 और q गुना हो जाएगा 6q। ठीक है, यहां p - 6q/q परिमेय संख्या है। कारण भी बता सकते हो कि p, q और 6 पूर्णांक है तो 6 p - 6q का भाग दे रहे हैं हम q में, किस संख्या का भाग लगाते हैं तो सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो ये परिमेय हो गया। ठीक है, तो इसको यदि हम समीकरण 1 बनाए, इसको लिखे कि 6 - p - 6q/q एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 से √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यदि इस √2 को हमने परिमेय सिद्ध कर दिया तो इससे इस कथन का विरोधाभास हो रहा है। इससे इस कथन का विरोधाभास होता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। इससे क्या विरोधाभास हो रहा है, इससे इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। ऐसा हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है। तो अतः हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं
क्योंकि 6 प्लस √ 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए स्टूडेंट्स जल्दी से, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमने सिद्ध कर दिया कि 6 प्लस √ 2 क्यों एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस √ 2 को पहले हमने परिमेय माना। यदि 6 प्लस √ 2 परिमेय है तो इसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं, यानी 6 का ट्रांसफर किया तो ये एलसीएम के रूप में p - 6q/q एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो समीकरण 1 से कह सकते हैं कि √2 भी क्या होगी, परिमेय होगी। यदि √2 परिमेय है तो इससे इस कथन का विरोधाभास होता है कि √2 तो अपरिमेय होती है। ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है, ऐसा हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, कौन सी, ये वाली, ये हमने कल्पना की थी, माना था, ये कल्पना कहलाता है मानना। तो क्या ये त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि 6 प्लस √ 2 परिमेय होता है, तो यदि ये त्रुटिपूर्ण कल्पना है तो सही कथन ये हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, दूसरे का पहला। चलो अब मैं ना ऐसा करता हूं कि इसमें लगभग प्रोसेस ही है, तो मैंने नीचे वाला नहीं मिटाया है, इसमें केवल ये संख्यात्मक रूप है, ये मिटा देते हैं, बाकी तो लगभग सेम ही रहने वाला है। ये लो, चलो हल करते हैं। क्वेश्चन है वो इस बार थोड़ा सा अलग है। क्या क्वेश्चन है, दूसरे का पहला, इस बार सीधा ही लिखा हुआ है 1/√2, ठीक है। तो हल करते हैं। माना 1/√2 परिमेय है। स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा अलग है, ये 1/√2 है, इसके साथ में कोई भी परिमेय संख्या नहीं मिली हुई, यानी 6, 2, 3 नहीं मिला हुआ। तो पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। यदि आपको याद हो तो अंडर की संख्या को बट्टे में से हटाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। ये कैसे होता है, अंडर की संख्या जो बट्टे में बैठी होती है उसी के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो विपरीत संख्या है नहीं, यानी उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल ही संख्या है। तो √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊपर तो √2 और बट्टे में 2, √2 का गुणा √2 से, यानी 1/√2 का परिमेयकरण करके हमने ये प्राप्त कर लिया, √2/2। अब हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, यानी p/q के रूप में लिख देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या प्राप्त हो जाएगा, √2q बराबर 2p। तो हम √2, हमें तो √2 का मान निकालना है, क्या प्राप्त कर लेंगे, p/q, 2p/q, ये प्राप्त हो जाएगा हमें, √2 बराबर 2p/q। देखिए फिर से 1/√2 का हमने परिमेयकरण किया, √2 का ऊपर नीचे गुणा किया, तो ऊपर तो रह गया √2 बट्टे में 2, √2/2 बराबर p/q लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का गुणा किया √2q, इन दोनों का गुणा किया 2p। अब हमने इस √2 को सिंगल बनाना है, तो √2 को सिंगल बनाएंगे तो ये q बटा में चला जाएगा, यानी √2 बराबर 2p/q। आप इसको सीधा भी भेज सकते थे, ठीक है, आप सीधा 2 को भेजते तो भी ये लाइन आ जाती है, यानी इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ 2p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, तो इस समीकरण 1 के अनुसार √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होती। इससे किसका विरोधाभास होगा कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है। इसलिए सही बात क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है जिनको आप हल कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है, प्रमाणित कीजिए कि, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी देर से हम यही कर रहे थे। माना कि 5 - √3 परिमेय है। हमने क्या किया, इसको परिमेय मान लिया, यानी विपरीत परिकल्पना कर ली हमने। तो यदि यह परिमेय संख्या है तो निश्चित रूप से हम इसको क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस बार ये विशेष ध्यान रखना कि √3 इस बार माइनस की संख्या है, और माइनस की संख्या कभी रखनी नहीं है √3 की। तो ट्रांसफर करते टाइम थोड़ा सा है ना हेरफेर करना होगा। क्या करते हैं, मान लीजिए कि -√3 को तो मैं यही रख रहा हूँ, इस 5 को इधर भेज रहा हूँ, 5 इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा।
याद रखना कभी भी रूट की संख्या को माइनस नहीं लेना है। यदि ये माइनस नहीं लेना है तो इसको हटाएंगे, माइनस से जब हम प्लस करेंगे ना तो फर्क क्या पड़ेगा स्टूडेंट, सीख लीजिएगा कि जब इसको माइनस से प्लस करेंगे ना तो ये सारे के सारे जो दिए हुए ना ये बदल जाएंगे, यानी ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का होगा तो 5 पहले लिख देंगे और p माइनस 5 ये बाद में लिख देंगे। ऐसे नहीं समझ आता, हाँ तो आपको ऐसे कठिन लगता है, चलो हम दूसरे प्रोसेस से कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जिसको ऐसे समझ आए वो ऐसे लिख लेना, जिसको ऐसे नहीं आता वो ऐसे परिवर्तन कर लो। अंडर 3 को उधर भेज दो 5 और इसको इधर ले आओ, ये लो। अब आपको समझ आ जाएगा कि अंडर 3 जो माइनस का इसको तो इधर भेज देंगे तो इधर आके प्लस का हो जाएगा और p बटा q को माइनस का बना देंगे। हो गया, वही बात होगी सेम की सेम। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, q एलसीएम आ जाएगा 5q माइनस p बराबर अंडर 3। सेम वही कहानी आ गई। इसको यदि हम समीकरण 1 बनाएंगे, यहां लिखेंगे, यहां 5q माइनस p बटा q परिमेय है, तो समीकरण 1 से अंडर 3 भी क्या होगी, परिमेय होगी। परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास होता है कि क्या अंडर 3 अपरिमेय है या अपरिमेय संख्या है, एक ही बात है। हमने क्या सिद्ध कर दिया, अंडर 3 को परिमेय सिद्ध कर दिया, लेकिन वास्तविकता में अंडर 3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये इस कथन का विरोधाभास हो गया, ठीक है। ऐसा हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो फिर त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या की थी, 5 माइनस अंडर 3 को परिमेय माना था, ठीक है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। जहां मैंने सीधा परिमेय या अपरिमेय लिखा है वहां संख्या भी लिख सकते हो आप, ये सीधा लिख दिया हमने 5 माइनस अंडर 3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सबसे डिफिकल्ट पार्ट। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि हमें सिद्ध करना है अंडर p प्लस अंडर q क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है अंडर p प्लस अंडर q को। तो इसका सेम का सेम एक एग्जांपल है 2.3 से जस्ट पहले वाला, वो एग्जांपल मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको देख के इसको सीख लेना। सेम का सेम है, उसमें संख्या दी हुई अंडर 2 प्लस अंडर 5 है वहां पे, और यहाँ दी हुई अंडर p प्लस अंडर q, ठीक है स्टूडेंट। तो उसको देख के आप इसको हल कर सकते हो, सेम की सेम वही प्रोसेस इसमें लगेगी। यदि नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा, बुक की जो बुक है उसी का ये एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 2.4 तक के कंप्लीट जो दूसरी एक्सरसाइज है उसका वीडियो हमने कर लिया है। दूसरी एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई एक्सरसाइज ली जाए जो आपको सरल लगे। संभावना यही है क्योंकि अभी लॉकडाउन की सीजन चल रही है तो ग्राफ आप सबके लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो हम चौथी एक्सरसाइज एक बार ना स्टार्ट करें, मेरी संभावना यही है क्योंकि आप सभी के पास अभी ग्राफ उपलब्ध नहीं है। तो हम ग्राफ नहीं करके हम छठी एक्सरसाइज यानी कि त्रिकोणमिति स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पूर्णतः प्रिपेयर रहे, हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर सकते हैं। छठी एक्सरसाइज है वहां से, यानी त्रिकोणमिति का जो बेस है छठी एक्सरसाइज है वहीं से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप हमारे जो मैं अभी आदर्श श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ कहां पे स्थित है, ये टांटिया कुएं के पास वार्ड नंबर 17 में गर्ल्स बिल्डिंग यहां स्थित है, और जो बॉयज बिल्डिंग है वह बीकानेर रोड पे स्थित है। तो आप चाहे तो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आप सबकी सुनिए, सभी को देखिए और
जहां आपको अच्छा लगे। यदि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है कि यहाँ स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो आप जरूर यहाँ पे एडमिशन लीजिए। एडमिशन है वो 1 जून से प्रारंभ है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।